वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनमें जीएस आती है सभी में आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये टेस्ट हिस्ट्री का रहने वाला है। दो कथन है यहाँ पर। अकबर ने रामायण और महाभारत तथा गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। अकबर ने कई हिंदू, जैन और फारसी संस्थानों को भूमि अनुदान दिया था। रामायण, महाभारत तथा गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद बिल्कुल करेक्ट है। पहला दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर। देखिए, अकबर ने रामायण, महाभारत और गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। उसने इबादत खाना की स्थापना की जहां वे धार्मिक चर्चाएं किया करते थे। ठीक है, क्या क्या किया। और हिंदू समाज में सुधार। अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। मंदिर निर्माण की स्वतंत्रता। हिंदुओं को नए मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी अकबर ने। भूमि अनुदान दिया। अकबर ने कई हिंदू, जैन, पारसी संस्थानों को भूमि अनुदान दिया। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। सी है इसका आंसर। अकबर से रिलेटेड एक और प्रश्न है। भारत में मनसबदारी प्रथा या प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न, अकबर ही है इसका उत्तर। देखिए, भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत सम्राट अकबर ने की थी। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका मकसद प्रशासन और सैन्य रैंकों को व्यवस्थित करना था। इंपॉर्टेंट है मनसबदारी प्रणाली की खास बातें। मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने 1571 में शुरू किया था। मनसबदारी प्रणाली में अधिकारियों को पद यानी मनसब दिए जाते थे। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। और क्या क्या, देखिए, मनसबदारी प्रणाली को मंगोलिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली से लिया गया था और मनसबदारों को नागरिक और सैन्य दोनों तरह के पदों पर नियुक्त किया जाता था। स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि मनसबदारी प्रणाली में केवल सैन्य पदों पर ही नियुक्ति होती थी, नागरिक पदों पर नहीं, तो गलत हो जाएगा वहां पर। और मनसबदारी प्रणाली को चीन या किसी और देश दे देगा, जबकि मंगोलिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली से लिया गया था। मनसबदारों को प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता था। स्टेटमेंट बना देगा, नहीं किया जा सकता था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। मनसबदारों को जागीरें दी जाती थी और जो जागीरदार था वो जागीर की वित्त स्थिति के लिए जिम्मेदार होते थे। मुगल कालीन व्यवस्था में परती, चाचर, पोलज, बंजर क्या है ये? कर के प्रकार, बंदरगाहों का नाम, भूमि का विभाजन, बाजारों के नाम। पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। तो भूमि विभाजन, भूमि का विभाजन, सी है इसका आंसर। मुगल काल के दौरान भूमि को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। पोलज भूमि यानी ऐसी भूमि जिस पर लगातार कृषि की जाती थी। यह कभी परती नहीं छोड़ी जाती थी। परती यानी बिना कृषि के, और हर वर्ष राजस्व प्राप्त होता था इस भूमि से, पोलज भूमि से। परती भूमि की बात करें, वह भूमि जो 1 या 2 वर्ष के लिए कृषि के बगैर छोड़ दिया जाता था जिसको, ताकि वह अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सके। चाचर भूमि 3 या 4 वर्षों तक बिना कृषि के पड़ी रहने वाली भूमि है चाचर भूमि। और बंजर भूमि ऐसी भूमि जिस पर 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि न की गई हो, तो बंजर भूमि। नंबर 4 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विजयनगर साम्राज्य से हर एग्जाम्स में एक आधा प्रश्न जरूर आता है। यूपीएससी में तो हर साल आता ही है। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरबिडू। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरबिडू, बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है प्रश्न।
देखिए, इब्ने बतूता हो गया, निकोलो कॉन्टी, फर्नाओ नूनेज और डोमिंगो पेस, डुआर्टो बारबोसा, अब्दुल रजाक जैसे विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की भव्यता के बारे में लिखा। विजयनगर पर 4 अलग-अलग राजवंशों का शासन था: संगम, सुलभ, तुलुभ, अरबिडू और इसी क्रम में। अवध की स्वतंत्र रियासत के संस्थापक कौन थे? अवध की स्वतंत्र रियासत के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर बी, बुरहान उल मुल्क। अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक सादत खान था, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, तो बी है इसका उत्तर। और सादत खान भी नाम याद रखिएगा। हैदराबाद के आसफ जाही घराने के संस्थापक थे चिनक्लेज खान, जो निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध थे। और मुर्शीद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है, यानी मिसमैच है? अहमदनगर सल्तनत, मलिक अहमद शाह बाहरी, बीजापुर सल्तनत, यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा सल्तनत, कुली कुतुब मुल्क, बरार सल्तनत, काशिम बरीद। देखिए, अहमदनगर सल्तनत हो गई मलिक अहमद शाह बाहरी, बीजापुर सल्तनत यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा सल्तनत कुली कुतुब मुल्क, बरार के कासिम बरीद नहीं है, डी इसका मिसमैच है यहाँ पर। बरार सल्तनत है फतुल्ला इमाद उल मुल्क, गोलकुंडा सल्तनत कुली कुतुब मुल्क, बीजापुर सल्तनत यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद शाह बाहरी, अहमदनगर सल्तनत। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन स्थानीय स्थानों पर सवाई जयसिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ कहाँ बनवाई थी? बनारस में बनवाई थी, मथुरा में यानी आगरा के निकट बनवाई थी, प्रयागराज में नहीं, उज्जैन में। तो प्रयागराज से एलिमिनेट हो रहा है क्या? 2 तो हो ही जाते। 1 to 4 सी है इसका आंसर। सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली, मथुरा यानी उनके आगरा प्रांत में, बनारस में, उज्जैन में और उनकी राजधानी जयपुर में कुल 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय था? वास्को डी गामा, अल्फांसो डे अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या पेड्रो अल्वारेज कैब्रल? प्रथम पुर्तगाली वायसराय इसका उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्मेडा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल के एक कुलीन सैनिक और खोजकर्ता थे। वह पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के सलाहकार के रूप में और बाद में मूरिश युद्धों तथा वर्ष 1942 में ग्रेनाडा की विजय में प्रमुखता से उभरे। वह वर्ष 1505 में भारत के पुर्तगाली राज्य के पहले शासक और वायसराय बने। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच में, यानी ब्रिटिश और डच। देखिए, चिंसुरा का युद्ध या बेदरा का युद्ध कह लो इसको, या हुगली का युद्ध कह लो, 25 नवंबर 1759 को पश्चिम बंगाल के हुगली चिंसुरा नगरपालिका के वर्तमान प्रांत में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों की मदद से बंगाल के नवाब मीर जाफर के बीच लड़ा गया था। भारत के बंगाल में बेदरा का युद्ध अंग्रेजों के हाथों डचों की यह निर्णायक हार हुई, तो ए करेक्ट हो गया। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने यानी अंग्रेजों ने डच सेना को हरा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सहायता की। ठीक है, इस लड़ाई में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त, द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से समाप्त, तृतीय कर्नाटक युद्ध
पेरिस की संधि से समाप्त। निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है इसमें? देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो पौंडीचेरी नहीं बल्कि एक्स ला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था, और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तो पहला और दूसरा गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, तो ये सही है। अपने को गलत बताना है कि कौन कौन सा गलत है। तो तीसरा तो सही है, पहला गलत है और दूसरा गलत है। बी है इसका आंसर। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 एक्स ला चैपल की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 पौंडीचेरी की संधि से समाप्त। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 पेरिस की संधि से समाप्त। ठीक है, संधि हो गई यानी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो युद्ध विराम। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए, और टेस्ट सीरीज है पीडीएफ फॉर्मेट विद कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। किस संधि के तहत रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया? किस संधि के तहत रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया? अमृतसर की संधि। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अमृतसर की संधि अपने तात्कालिक और संभावित प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण थी। इसने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व और कंपनी की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार करके पूरे सिख राष्ट्र पर अपना शासन बढ़ाने की रणजीत सिंह की सबसे पोषित महत्वाकांक्षाओं में से एक को रोक दिया। 12वां प्रश्न है, इजारेदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वालों को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया जाता था। सर्वाधिक बोली लगाने वालों को। शुरुआत में यह 5 वर्ष के लिए थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 3 वर्ष के लिए कर दिया गया था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, इजारेदारी प्रणाली बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वालों को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया जाता था। दूसरा वाला भी सही है। शुरुआत में बिल्कुल ये संधि 5 साल के लिए थी, लेकिन बाद में इसको सालाना कर दिया गया, 3 साल के लिए नहीं। तो तीसरा वाला जो है वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। सी है इसका आंसर। इजारेदारी प्रणाली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, तो पहला वाला सही है। और इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया जाता था। दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि शुरुआत में यह 5 वर्ष के लिए थी, लेकिन वर्ष 1977 से इसे सालाना कर दिया गया। जमींदारों को राजस्व संग्रहकर्ता माना जाता था, जिसके बाद उन्हें भी कमीशन मिलता था। 13वां प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारतीय पत्रकारिता में अग्रणी के रूप में राजा राम मोहन राय ने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में पत्रिकाएं निकाली। उनमें वर्ष 1822 में संपादित मीरात उल अखबार भी शामिल है, जो 1821 में संवाद कौमुदी में के बाद आया था। ठीक है, 1822 में संपादित मीरात उल अखबार, जो 1821 में यानी इससे पहले से जो चल रही है संवाद कौमुदी, उसके बाद आई। तो अपना उत्तर संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? क्यों की थी? क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिकों को, ठीक है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। डी है इसका आंसर। ठीक है, भारतीय नागरिक भी आ सकता है लिखा हुआ, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ब्रिटिश नागरिकों को।
वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही उत्तर है? इसकी स्थापना 1875 में मद्रास के बाहरी इलाके में की गई थी। इसकी स्थापना H.P. ब्लावत्स्की और M.S. ओलकॉट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी एनी बेसेंट भी हैं। इसकी स्थापना की बात हो रही है, बिल्कुल H.P. ब्लावत्स्की और M.S. ओलकॉट ने की थी, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी, मद्रास के बाहरी इलाके में अड्यार में, तो इसका मुख्यालय था। स्थापना तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गलत है पहला वाला, तो जहां जहां एक है हटा दीजिए, चूंकि दूसरा सही है तो डी नहीं होगा, बी है इसका आंसर, केवल दो। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1875 में मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल M.S. ओलकॉट के द्वारा की गई थी, जो भारतीय विचार एवं संस्कृति से प्रेरित थे। बाद में 1882 में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास के बाहरी इलाके अड्यार में स्थानांतरित कर दिया। भारत में आंदोलन को तब लोकप्रियता मिली जब 1907 में एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और एनी बेसेंट का समय 1847 से 1933। तो 15 प्रश्न थे इसमें। हिस्ट्री के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।